गुड आफ्टरनून बच्चों, जूलॉजी स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बता रहे थे बच्चों। रिस्पिरेशन में पहले हमने गैसेस एक्सचेंज बताया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। दिस वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। 97% ऑक्सीजन बच्चों इसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ओनली 3% बाई प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन, दिस वन इज hemoglobin is main respiratory pigment, respiratory pigment of chordate। सभी chordate का मुख्य श्वसन पिगमेंट होता है। This one is, it is found in RBC, found in RBC, RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस बच्चों लिवर में होता है। This one is, here is synthesized in liver, इसका संश्लेषण लिवर में होता है। हमने बताया एक अमीनो एसिड, दिस वन इज ग्लाइसिन, फर्स्ट एसिटिक एसिड प्लस वन अमीनो एसिड ग्लाइसिन, दे फॉर्म, हियर इज पोरफायरिन। दिस वन इज पोरफायरिन बनाते हैं, PORPHYRIN। पोरफायरिन में फिर जुड़ जाता है बच्चों, दिस वन इज आयरन, तो फिर बन जाता है हीम। पोरफायरिन प्लस आयरन, दे फॉर्म हीम। अब 4 हीम एंड 1 ग्लोबिन, HAEME प्लस 1 ग्लोबिन, दे फॉर्म, देयर इज हीमोग्लोबिन। इस टाइप से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। एक स्ट्रक्चर ही बताया था हमने यहाँ पर, Fe इन द फॉर्म ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पायरोल रिंग होती है। दीज आर पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग मिला करके इसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। ये पायरोल रिंग होती है, आपस में मिल जाती हैं, इस टाइप से ये हीम बन गया बच्चों, एक पोरफायरिन और एक आयरन। इस टाइप से इसमें यहाँ पर ग्लोबिन जुड़ा होता है, दिस वन इज ग्लोबिन, तो ये कंप्लीट बन गया हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं, एक हीम में एक आयरन और पोरफायरिन, कितना सा पोर्शन हीम का है, एक पोरफायरिन और हीम, पोरफायरिन प्लस हीम आयरन फॉर्म हीम। तो एक हीम और ग्लोबिन, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, हीम और ग्लोबिन इस टाइप से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर 4 हीम एंड 1 ग्लोबिन, दे यूनाइट टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। अगर यहाँ पर ग्लोबिन बना है, ग्लोबिन में यहाँ पर 4 हीम जुड़े होते हैं, 1 HAEME, एक हीम यहाँ पर जुड़ गया, फिर एक हीम यहाँ पर जुड़ गया, एक हीम यहाँ पर हो गया, फिर एक हीम यहाँ पर हो गया, EME, दिस वन इज, और एक हीम यहाँ पर हो गया, HAEME, ये हीम, एक हीम, 4 हीम और एक ग्लोबिन, 4 हीम प्लस 1 ग्लोबिन, दे फॉर्म हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में इस टाइप से संरचना होती है। फोर्थ, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट है इसका, ग्लोबिन। ग्लोबिन, दिस वन इज फॉर्म्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है बच्चों। दिस वन इज ग्लोबिन, GLOBIN, made up of 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है ग्लोबिन। ये ध्यान रखना है बच्चों आपको हमेशा के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर थैलेसीमिया वर्ड आएगा या हीमोफीलिया आएगा, सब में यहाँ पर ग्लोबिन का 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होती है, तो उसमें अल्फा चेन होती है एंड प्लस 2 बीटा चेन होती है। दिस वन इज 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। इस टाइप से 4
पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन. Alpha chain contain 146 amino acid, beta chain 146 amino acid. Alpha chain, this one is one alpha chain 141 amino acid, 141 amino acid के बनी होती है. And beta chain, this one is made up of 146 amino acid, 146 amino acid की बनी होती है. एक तो ये पॉइंट हो गए बच्चों. अब फीटल हीमोग्लोबिन, जो भ्रूण का हीमोग्लोबिन होता है, मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन. हियर इज फीटल हीमोग्लोबिन. फीटल हीमोग्लोबिन मेड अप ऑफ 2 अल्फा चेन, दो तो अल्फा चेन ऐसे होती है, बीटा चेन नहीं होती उसमें, एंड प्लस 2 गामा चेन, 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होती है जो इसके स्ट्रक्चर में भ्रूण के हीमोग्लोबिन में. तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर अब इसका स्ट्रक्चर इतना ही है. हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है. Fe2 पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है. Fe2 पॉजिटिव चार्ज, पोरफायरिन रिंग याद रखना है या पायरोल रिंग वर्ड याद रखना है. एक तो पायरोल रिंग होगी, PYROLL, पायरोल रिंग, और ये वाली, और इस कंप्लीट चारों को एक साथ पोरफायरिन, दिस वन इज पोरफायरिन रिंग, चारों को एक साथ पोरफायरिन, ये और ये चारों एक साथ पोरफायरिन रिंग हो गया. सिंगल सिंगल को पायरोल रिंग. तो यहाँ पर 4 हीम और एक ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और इसमें ग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन होती हैं. अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड की बनी होती है, बीटा चेन 146 अमीनो एसिड की, और जो फीटल हीमोग्लोबिन है, जो एम्ब्रियो का हीमोग्लोबिन है, उसमें 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होती है. इतना वर्ड बच्चों आपको ध्यान रखना है. और ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमेशा जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, दिस वन इज कंबाइंस विद, दे फॉर्म HbO2, इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब यहाँ पर आएगा PpO2 100. PpO2 100 कहाँ होता है बच्चों? लंग्स की एल्वोलाई, क्योंकि वहीं पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया. अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, जैसे टिश्यू में, यहाँ पर PpO2 सपोज 40 है, तो यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन होता है. इस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है. 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी की जाती है, बाकी 3% प्लाज्मा के द्वारा लिक्विड फॉर्म में. दिस वन इज 97% बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के द्वारा, 3% बाय प्लाज्मा, प्लाज्मा के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है. इस तरीके से हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट एक ही मेथड से होता है, सॉरी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एक ही मेथड से होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा. हीमोग्लोबिन, अब यहाँ पर 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी, ले जा सकता है 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. एक मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन को ले जा सकता है. इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों. दिस वन इज 4 पायरोल रिंग हो गया, सभी पॉइंट आ गए इसमें. 2 अल्फा 2 बीटा चेन. अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब सेकेंड ट्रांसपोर्ट, दिस वन इज सेकेंड पार्ट, हियर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है? CO2 का ट्रांसपोर्ट बच्चों यहाँ पर मेनली 2 फॉर्म है. पहले तो बच्चों 2 फॉर्म है. वन, देयर इज, इसको कहते हैं फिजिकल सॉल्यूशन, PHYSICL, फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में, फिजिकल सॉल्यूशन.
और सेकंड मेथड है, इसको कहते हैं एज ए केमिकल कंपाउंड, एज अ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड के रूप में। CO2 का ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखना बच्चों, CO2 बॉडी के हर टिश्यू में बनती है, वहां से लंग्स के सरफेस पे कैसे लाई जाएगी। फिजिकल सॉल्यूशन एज कार्बोनिक एसिड, इसमें एक ही मेथड होता है, एज दिस वन इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के रूप में, एज कार्बोनिक एसिड फर्स्ट मेथड है। अब यहाँ पर इसी से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मेथड से, एज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के रूप में। इस मेथड से CO2 का ट्रांसपोर्ट केवल 5% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, ओनली 5% CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड। इस विधि से ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड, इस विधि से केवल 5% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। अब कैसे होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। जैसे CO2 बनती है टिश्यू में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप CO2 बनती है, और वो यहाँ पर H2O के संग क्रिया कर लेती है, CO2 प्लस H2O, दे फॉर्म H2CO3, कार्बोनिक एसिड। लंग्स के सरफेस पर ये डिसोसिएट हो जाता है, CO2 मुक्त हो जाती है, H2O एसएस रहता है। दिस वन इज एस कार्बोनिक मीन्स क्या हो गया, एच CO2 रिलीज्ड ReLa बाय टिश्यू। जैसे ही CO2 टिश्यू से मुक्त होती है, इट कंबाइन विद वाटर, इट कंबाइन विद वाटर ऑफ ब्लड, ब्लड के वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। एज CO2 रिलीज्ड बाय टिश्यू, जैसे टिश्यू से CO2 बनती है, इट कंबाइन विद वाटर ऑफ ब्लड, रुधिर के वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। दिस वन इज टू फॉर्म H2CO3, और H2CO3 बनाती है। बच्चों यहाँ पर इतना प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक इंपॉर्टेंट है बच्चों एंजाइम। दिस वन इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, HYDRAC, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके एक तो सिग्निफिकेंस है बच्चों, ये फास्टेस्ट एंजाइम है। दिस वन इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फास्टेस्ट एंजाइम, सबसे तेज एंजाइम है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट एंजाइम। दूसरा क्या करता है, ये H2O को CO2 से जोड़ता है। दिस वन इज कंबाइन, कंबाइन HCO2 विद वाटर, CO2 को वाटर के साथ जोड़ता है, जिससे H2CO3 बनाता है। पूरे टिश्यू में अगर हम भाग रहे हैं, हमारे पैरों में ज्यादा CO2 बन गई, तो वहां पर तुरंत वो ब्लड के वाटर के साथ जुड़ जाएगी, H2CO3 बन जाएगा। फिर वो H2CO3 हमारे ब्लड के द्वारा यहाँ पर लंग्स के सरफेस पर आएगा, एल्वेलाई के पास आएगा, वहां पर ये डिसोसिएट हो जाएगा, H2O एसएस रहेगा, CO2 लंग्स से, सॉरी एल्वेलाई से पहले लंग्स के अंदर आएगी, फिर बाहर चली आएगी। तो यहाँ पर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, यहाँ पर ये इस दोनों की क्रिया को बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, ये एंजाइम बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड मेथड है, दिस वन इज एज ए केमिकल कंपाउंड। एज ए केमिकल कंपाउंड में यहाँ पर दो मेथड है, कार्बोमिनो कंपाउंड एंड एज बाइकार्बोनेट। इसके दो मेथड है। नंबर वन, फर्स्ट एज कार्बेमिनो कंपाउंड, कार्बेमिनो कंपाउंड, एज कार्बेमिनो कंपाउंड, और दूसरा मेथड है एज बाइकार्बोनेट। दिस वन इज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इस विधि से 5% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, इस विधि से 10% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, इस विधि से 85% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विधि से सबसे ज्यादा CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। आपका आंसर है एस बाइकार्बोनेट। एस कार्बोनिक एसिड आप समझ गए होंगे, जैसे CO2 बनती है तुरंत ब्लड में चली आती है, ब्लड को वाटर के साथ जोड़कर कार्बोनिक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड फिर लंग्स के सरफेस पर डिफ्यूज होकर के CO2 को मुक्त करता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है।
अब सेकंड है एज ए केमिकल कंपाउंड। एज ए केमिकल कंपाउंड में हमने लिख दिया एस कार्बेमिनो कंपाउंड। अब यहाँ पर सेकंड मेथड हमने एस से लिख दिया। दिस वन इज एज कार्बेमिनो कंपाउंड। दिस वन इज CARBAMINO कार्बेमिनो कंपाउंड। दिस वन इज कार्बेमिनो कंपाउंड। अब देखो बच्चों, अभी तक हमने पीछे देखा था कि हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। बच्चों यहाँ पर हीमोग्लोबिन 10% CO2 का ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। कितना इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिस वन इज NH2 ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। NH2 ग्रुप of hemoglobin, NH2 group of hemoglobin combine with CO2 to form NH2 group of hemoglobin। hemoglobin में NH2 group लगा होता है। It combine with CO2 to form, here is carbohemoglobin। carbohemoglobin, this one is carbohemoglobin, HAEMO हीमोग्लोबिन, कार्बोहीमोग्लोबिन बनाता है। इसी को कार्बोमिनो कंपाउंड कहते हैं बच्चों। कार्बोहीमोग्लोबिन, दिस कार्बोहीमोग्लोबिन कॉल्ड कार्बेमिनो कंपाउंड, इसी को कार्बेमिनो कंपाउंड कहते हैं। कार्बेमिनो कंपाउंड कहते हैं। इस तरीके से 10% CO2 transported by this method। Here is 10% CO2 transported by this method। इस विधि से 10% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन का फ्री NH2 ग्रुप CO2 HbNH2, दिस वन इज CO2 combined with Hb plus NH2। ये NH2 का Hb का फ्री NH2 ग्रुप है। ये CO2 के संग जुड़ करके यहाँ पर एक संरचना बना रहा है। दिस वन इज नोन HbNH Hb डॉट NH डॉट COH। ये बच्चों कार्बेमिनो कंपाउंड है। दिस वन इज कार्बेमिनो कंपाउंड। ये कार्बेमिनो कंपाउंड बन गया। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होगी। टिश्यू पर ये क्रिया होगी तो ये बनेगा। जब ये पदार्थ लंग की सरफेस पाएगा तो ये ऐसे डिसोशिएट हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्री NH2 ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। दिस वन इज NH2 ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद CO2। ये हीमोग्लोबिन का NH2 ग्रुप है। इस CO2 के साथ जुड़ करके ये कार्बेमिनो कंपाउंड बना रहा है। इस विधि से 10% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो टोटल 5% इस विधि से 10% में 15% CO2 का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब एस बाइकार्बोनेट, इससे 85% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। दिस वन इज नेक्स्ट पॉइंट आ गया एस बाइकार्बोनेट। एस बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब समझना है बच्चों इसको। यहां पर सपोज ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर सपोज ये आरबीसी है। दिस वन इज आरबीसी। ये रुधिरवाहिनी हो गई। इस तरीके से बना दिया हमने। यहां पर कोई टिश्यू है। टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी से CO2 बन रही है। ये CO2 डायरेक्ट यहां से पहुंच गई इसके अंदर। ये CO2 टिश्यू से यहां पहुंच गई। दिस वन इज टिश्यू। CO2 they enter into RBC। After metabolic activity, CO2 is produced from tissue। उपापचय की क्रियाओं के फलस्वरूप ऊतकों से CO2 बनती है। ये CO2 ब्लड में आने के बाद आरबीसी में पहुंच गई। आरबीसी में फिर ये वही वाटर के साथ जुड़ जाएगी। ये बन जाएगा H2CO3, वही कार्बोनिक एसिड बन गया। H2CO3 फिर यहाँ पर डिसोशिएट हो जाएगा। H प्लस HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में आयनीकृत हो गया। अब बच्चों ये एक बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से चला जाता है प्लाज्मा में। जब ये आरबीसी है तो बाहर का पार्ट क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। और यहाँ पर पहले से सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं। प्लाज्मा में सोडियम पोटेशियम आयन होता है। अब ये बाइकार्बोनेट आरबीसी से निकल करके कहाँ चला गया, प्लाज्मा में। HCO3 यहाँ पर आ गया।
अब ये एक बार इससे क्रिया करेगा, एक बार इससे क्रिया करेगा। जब ये इससे क्रिया करता है तो ये बना लेता है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा बना लेता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। दो कंपाउंड बना लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब ये दोनों पदार्थ बच्चों 85% CO2 का ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पर 85% CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड, इस विधि के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। बाय दिस मेथड 85% CO2 का ट्रांसपोर्ट इसी मेथड से होता है एज बाइकार्बोनेट। दो बाइकार्बोनेट होते हैं, एक सोडियम बाइकार्बोनेट, एक पोटेशियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब होता क्या है, टिश्यू से मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप CO2 बनती है, वो कहाँ चली जाती है, पहले ब्लड में फिर आरबीसी। दिस वन इज CO2, टिश्यू रिलीज CO2, टिश्यू CO2 मुक्त करते हैं। CO2 passes in RBC, CO2 RBC में चली आती है, passes in RBC, it combine with water, it combine with water, ये वाटर टू फॉर्म मिलकर H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड, H2O plus CO2, it form H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाती है। दिस H2CO3 देन डिसोसिएट, इसके बाद ये आयनीकृत हो जाता है, डिसोसिएट। तो H2CO3 ये आयनीकृत हो जाता है, ये बन जाता है H पॉजिटिव चार्ज प्लस HCO3 नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। ये देखिए बच्चों यहाँ तक हो गया, H पॉजिटिव चार्ज HCO3 नेगेटिव चार्ज। अब एक बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम आरबीसी डिफ्यूज्ड इनटू प्लाज्मा, प्लाज्मा में चला जाता है। दिस वन इज HCO3 माइनस आयन, बाइकार्बोनेट आयन here is diffuse in प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रसारित हो जाता है एंड कंबाइन, फिर जुड़ जाता है किससे, सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट से, कंबाइन विद सोडियम प्लस पोटेशियम आयन, इन दोनों आयन से जुड़ जाता है। अब यहाँ पर सोडियम प्लस बाइकार्बोनेट HCO3, दिस वन इज, ये बन जाता है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे पोटेशियम प्लस H बाइकार्बोनेट, दे फॉर्म पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये दो कंपाउंड है बच्चों, इसके द्वारा अब ये दोनों कंपाउंड टिश्यू में बनते हैं, फिर यहाँ पर लंग्स के सरफेस पे आकर के CO2 को मुक्त कर देते हैं, डिसोसिएट हो जाता है। तो बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बना लेता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों पदार्थ जब लंग्स के सरफेस पे आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बना लेता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, देखो CO2 मुक्त कर देता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाटर एंड CO2। ऐसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 ये भी लंग्स की सरफेस पे आकर K2CO3 बना लेता है प्लस CO2 प्लस वाटर। इस तरीके से ये बच्चों मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट इसी मेथड से होता है। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के तीन मेथड आपको ध्यान रखने हैं, एक कार्बोनिक एसिड के रूप में, एक कार्बेमिनो कंपाउंड के रूप में, और सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में। अब इसमें एक चीज और समझनी है बच्चों, ये तो आपने CO2 का ट्रांसपोर्ट समझ लिया। अब यहाँ पर आता है एक वर्ड, दिस वन इज क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, दिस वन इज क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट में, क्लोराइड शिफ्ट किसे कहते हैं बच्चों, एक बाइकार्बोनेट के बदले एक क्लोराइड का इसके अंदर आना, आरबीसी के अंदर आना, दिस वन इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड here is
क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं, हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहते हैं इसको। और दिस वन इज HAMBURGR, हैम्बर्गर, PHENO मिनन, हैम्बर्गर फिनोमिनन, क्लोराइड शिफ्ट। और दूसरा नाम है इसका हैम्बर्गर फिनोमिनन। होता क्या है, एक बाइकार्बोनेट आयन जैसे आरबीसी से प्लाज्मा में आया तो बच्चों यहाँ पर एसिड बेस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। एसिड बेस साम्य अवस्था डिस्टर्ब होने के कारण इसके बदले में यहाँ पर प्लाज्मा में क्लोराइड आयन भी होते हैं। इस बाइकार्बोनेट के बदले एक क्लोराइड का आना आरबीसी के अंदर, जिससे कि एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके, इसी को बच्चों क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के दौरान जब कार्बोनिक एसिड बनता है और वो आयनीकृत हो जाता है, जब बाइकार्बोनेट बनता है तो एक बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाता है। इस बाइकार्बोनेट के बदले एक क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाना, इसी को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल फिनोमेना। अब क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है बच्चों, क्लोराइड शिफ्ट का मीनिंग आपको समझना है। कब होगा ये, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, कभी पूछा जाता है क्लोराइड शिफ्ट किस में हेल्प करता है, आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। ड्यूरिंग हियर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के दौरान, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन दिस वन इज वन बाइकार्बोनिक एसिड, वन बाइकार्बोनेट डिफ्यूज कहां से कहां, फ्रॉम आरबीसी, आरबीसी टू प्लाज्मा, आरबीसी से प्लाज्मा में जाता है। वन बाइकार्बोनेट डिफ्यूज फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, आरबीसी से प्लाज्मा में जाता है। वन बाइकार्बोनेट फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, देन वन क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। When carbon ion diffuse from RBC to plasma, अब आएगा टू मेंटेन, इसके लिए एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को नियंत्रित करने के लिए, या दूसरा वर्ड एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस या एसिड बेस इक्विलिब्रियम। वन वन क्लोराइड आयन, दिस वन इज डिफ्यूज, ये कहां से कहां होगा, फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। ये देखिए प्लाज्मा से आरबीसी में, प्लाज्मा टू आरबीसी, और यहां पर है आरबीसी टू प्लाज्मा। ये देखिए एक बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में जाता है, इसके बदले में एक क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में आता है। Diffuse from plasma to RBC, it is called chloride shift, इसी को chloride shift कहते हैं। This one is chloride shift, इसी को chloride shift कहा जाता है। ये important word आपको ध्यान रखना है, इसी को chloride shift कहते हैं। chloride shift किसे कहते हैं, chloride shift जब भी नाम आएगा तो आपको यही ध्यान रखना है कि CO2 के ट्रांसपोर्ट के दौरान है। CO2 के ट्रांसपोर्ट के दौरान एक बाइकार्बोनेट के बदले एक क्लोराइड का प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आना, इसी को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो बच्चों इतने पॉइंट यहाँ पर रेस्पिरेशन के मेन पॉइंट है। अब यहाँ पर फिर उसके बाद नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। नेक्स्ट वर्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, नेक्स्ट चैप्टर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये समझना है बच्चों, यहां पर कर्व है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये है इधर को, सपोज यहाँ पर 10 हो गया, देन 20 हो गया, देन 30 हो गया, फिर 40, 50, 60, 70, 80, देन लास्ट में हो गया बच्चों 100।
यहां पर ऐसे 10, 30, 40, 50, फिर 100 हो गया। ये कर्व बनता है सिग्मॉइड शेप इस टाइप से। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक अक्ष में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मेंशन करते हैं हम, और दूसरी तरफ इसको कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन। परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन मतलब कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदला। दिस वन इज कॉल्ड परसेंटेज सैचुरेशन। दिस वन इज परसेंटेज सैचुरेशन, या परसेंटेज सैचुरेशन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो सकता है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये भी कह सकते हैं, या परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। जब बच्चों ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जीरो होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जीरो होगा, तो बच्चों यहाँ पर कुछ भी मात्रा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नहीं होगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बढ़ती जा रही है, फिर बढ़ा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता गया। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 हो गया, तो बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम सैचुरेशन है। अधिकतम सैचुरेशन मींस मैक्सिमम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना हुआ है। जैसे हम पीछे की तरफ आते हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर घटता जाता है, तो बच्चों सैचुरेशन बहुत कम होता जाता है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर जीरो हो गया, तो बच्चों बिल्कुल हीमोग्लोबिन नहीं है हमारे ब्लड में, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बढ़ता गया, और 100% पर यहाँ पर 100 से थोड़ा सा कम बच्चों 97% सैचुरेशन होता है। 100 नहीं होता है, 97%। इसके बाद ऑक्सीजन का प्रेशर हम बढ़ाते जाएं, एक 150 कर दें, 200 कर दें, तो ये कर्व सीधा ही जाएगा, ऊपर को नहीं आएगा। परसेंटेज सैचुरेशन इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। इसको कहते हैं बच्चों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है। एक तो आपको इस कर्व में ध्यान रखना है, एक अक्ष में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर शो हो रहा है। दूसरा वर्ड बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया, एक पार्शियल प्रेशर। 760 में ऑक्सीजन का कितना भाग है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। 760 में ऑक्सीजन का 160 मिलीमीटर एचजी है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 160 होता है। लेकिन दूसरा आपको लंग्स के एल्वेओलाई में भी ध्यान रखना है, वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 होता है। वहीं पे तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है। हमारे ब्लड में जितने CO2 वहीं पर हमारे लंग्स में जाते हैं, वहीं पर गैस का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है। दिस वन इज relationship between oxygen pressure. There is relationship between किसके बीच में, between this one is oxygen tension या partial pressure of oxygen. Relationship between partial pressure of oxygen and and percentage saturation percentage saturation of hemoglobin. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के संबंध को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। इस कॉल्ड कहा जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। किस किस के बीच संबंध को, एक तरफ तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, दूसरी तरफ परसेंटेज सैचुरेशन है, इसके बीच में को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। दिस कर्व इज नॉट लीनियर बट it is sigmoid shaped. Second point, this curve is sigmoid, SIGMOID, or S shaped, sigmoid और S shaped। कहने का मतलब ये वर्ड ध्यान रखना है, दिस वन इज नॉट लीनियर, सीधा नहीं होता है, या तो एस के आकार का होगा या सिग्मॉइड होगा। फिर उसके बाद दिस वन इज on x axis and second y axis. On x axis
एक्स अक्ष में, ये एक्स अक्ष हो गया, इसमें क्या रिप्रेजेंट किया हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। वाई अक्ष में क्या रिप्रेजेंट किया, परसेंटेज सैचुरेशन। ऑन एक्स एक्सिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, एंड ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष में दिस वन इज परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन हमने शो कर दिया। या तो आप ये वर्ड लिखो या लिख दो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये भी सही है और ये भी सही है। वाई अक्ष में आपने सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन शो कर दिया और एक्स अक्ष में आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों के रिलेशनशिप को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। ये कर्व हमेशा सीधा नहीं होता, ये हमेशा एस के आकार का होता है या सिग्मॉइड होता है। अब इसके बाद दिस वन इज when there is when PPO2 equal to 100, जब PPO2 100 होता है, it represent maximum, मैक्सिमम यहां पर है बच्चों 97%, 97% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ पर 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाती है, 100% नहीं होती। एक पॉइंट ये हो गया। वन फर्दर इंक्रीज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सपोज हम यहाँ पर 120 कर दें या 140 कर दें, तो ये कर्व बच्चों सीधा चला जाएगा, ऊपर को कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम सैचुरेशन हो गया, ये मैक्सिमम सैचुरेशन हो गया, कर्व ऊपर नहीं जाएगा, सीधा ही होगा। अब यहां पर आ गया वन PPO2 इंक्रीज्ड, PPO2 को इंक्रीज कर दिया, सपोज 120 कर दिया या 140 कर दिया, देन कर्व इज लीनियर, तो कर्व सीधा ही रहेगा, CURV, कर्व इज लीनियर, कर्व सीधा ही रहेगा, इसके बाद ये कर्व सीधा हो जाएगा। लेकिन when PPO2 डिक्रीजेस, जब PPO2 घट जाएगा, सपोज यहां पर PPO2 30 हो गया, तो बच्चों इतनी है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हट गई, परसेंटेज सैचुरेशन यहां पहुंच गया, और PPO2 सपोज 20 हो गया, तो परसेंटेज सैचुरेशन यहां हो गया, PPO2 0 हो गया, परसेंटेज सैचुरेशन 0 हो गया। When PPO2 decreases, जब PPO2 घट जाएगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होती रहेगी, देन ऑक्सीहीमोग्लोबिन रिलीज दिस वन इज फर्दर ऑक्सीजन, और अधिक ऑक्सीजन मुक्त करेगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन रिलीज फर्दर ऑक्सीजन, कब, when PPO2 डिक्रीज, PPO2 घटता जाएगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होती जाएगी। जब PPO2 30 होगा तो उस समय बच्चों यहां पर ये कर्व हो गया, PPO2 20 है यहां पर है, PPO2 10 है यहां पर है, जब PPO2 0 हो गया तो बच्चों यहां पर कोई भी ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं है, वहां पर खाली हीमोग्लोबिन है। देयर इज when PPO2 is 0, जब PPO2 0 होगा, यहां पर आ गया देयर इज नो ऑक्सीहीमोग्लोबिन, वहां पर कोई ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं होगी। इससे बच्चों समझ जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा मेथड है, किस अक्ष पर क्या है, किस अक्ष पर क्या है, कैसे कर्व बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 120 कर दे, 140 कर दे, तो बच्चों कर्व सीधा ही जाएगा, ऊपर को नहीं जाएगा। नॉर्मल कर्व सिग्मॉइड शेप होता है, एस शेप होता है। एक अक्ष में हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अक्ष में हम परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन बोल दीजिए, चाहे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बोल दीजिए, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होती जाएगी, सैचुरेशन घटता जाएगा, सैचुरेशन घटता जाएगा। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0 हो जाएगा तो परसेंटेज हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की मात्रा भी 0 हो जाएगी। तो बच्चों ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। अब इसके बाद यहाँ पर दिस वन इज फैक्टर अफेक्टिंग दिस कर्व। कौन कौन से कर्व फैक्टर इस कर्व को प्रभावित कर रहे हैं? नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व बनाया था सिग्मॉइड सिंपली एस शेप्ड। यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया आपने? PPO2। यहां पर परसेंटेज सैचुरेशन, यहां पर 0, यहां पर सपोज 20, यहां पर 50, यहां पर 100, ऐसे यहां पर 20, 40, 50, 100। 100 की लाइन से थोड़ा सा कम है बच्चों, 97% होता है। 100 की लाइन सपोज ये वाली जा रही है। इस कर्व को कौन प्रभावित करेगा? फर्स्ट इफेक्ट ऑफ CO2। नंबर 1 पॉइंट, CO2 का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ CO2। जब ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो बच्चों ये कर्व शिफ्ट टू राइट साइड। इतना वर्ड ध्यान रखना है। दिस वन इज an increase of CO2 shift the curve to right and increase CRESA the CO2। जब CO2 की मात्रा बढ़ती है the curve shift to right side, तो ये कर्व दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है। दिस वन इज, अगर CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो बच्चों ये कर्व यहां से यहां तक शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया बच्चों, ये हो गया, इतना शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ? इसको एक नाम दिया गया, दिस वन इज बोहर इफेक्ट। दिस वन इज शिफ्ट टू राइट। दिस वन इज this displacement. Here is this PLAC placement is called, इसे कहा जाता है बोहर इफेक्ट। इसे बोहर प्रभाव कहा जाता है बच्चों। ये बोहर इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोहर इफेक्ट किसे कहते हैं? नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में अगर CO2 की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ये कर्व राइट साइड को शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा? इसको कहते हैं बोहर प्रभाव। जो राइट साइड को शिफ्ट होना बोहर प्रभाव हो गया। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पीएच। अब पीएच आपको पता है 0 से 7 एसिडिक हो गया, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से अबव एल्कलाइन। Increase in CO2 enhance the release of O2. This one is when pH is reduced, curve shift to the left side. First point, when pH is increased, पहले increase वाली बात चल रही थी, increased. When pH is increased, suppose here is 7.6, 7.6, the curve shift to left side, curve shift to left side, ये लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड, इसके सामने ये नॉर्मल कर्व है। अब ये पीएच नॉर्मल, हमारी बॉडी का पीएच होता है बच्चों 7.4, पीएच दिस वन इज 7.4। अगर पीएच बढ़ रहा है हमारी बॉडी का तो बच्चों ये कर्व यहां से लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर हो गया पीएच 7.6। अगर पीएच हमारे नॉर्मल पीएच से घट रहा है तो कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड। अगर पीएच यहां से घट गया, दिस वन इज पीएच 7.2,
7.2 तो राइट साइड शिफ्ट हो गया, 7.6 तो लेफ्ट साइड शिफ्ट। ये बच्चों इसी ग्राफ के बेस पर आपको याद रखना। नॉर्मल पीएच ऑफ आवर ब्लड 7.4, वन पीएच इंक्रीज्ड, हमारे ब्लड का पीएच सपोज बढ़ गया 7.6 हो गया, तो आपको ध्यान रखना है वो कर्व लेफ्ट को शिफ्ट होगा। लेकिन अगर पीएच घटता है 7.2, शिफ्ट द कर्व टू द राइट साइड, ये वर्ड ध्यान रखना है। When pH is increased, suppose 7.6, the curve shift to the left side. एक पॉइंट हो गया। Second, when pH is decreased, then normal blood pH. pH is decreased, जब pH घट जाता है ब्रैकेट में 7.2, द कर्व, तो ये जो वक्र है कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड, दिस वन इज शिफ्ट टू राइट साइड, तो ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। ये है जो पॉइंट, ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। हमारी बॉडी का ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.4 है। अगर ये हमारे किसी तरीके से सपोज हमारे इंजेक्शन लग गया भाई जो एसिड का इंजेक्शन, हालांकि बच्चों हमारे ब्लड में बहुत सारे बफर सिस्टम है जो हमारे किसी भी, चाहे एसिड का इंजेक्शन लगाए तो उसके एसिडिटी को न्यूट्रल कर दें, कोई बेसिक का इंजेक्शन लगाए तो बेसिसिटी को न्यूट्रल कर देता है। हमारे ब्लड का सामान्य पीएच 7.4 ही मेंटेन रहता है। अगर ये बफर सिस्टम नहीं होंगे तो बच्चों हमें कोई गलती से कैसा इंजेक्शन लगा दे उससे में आदमी की मृत्यु हो सकती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट बफर सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम में होता है, हमारे ब्लड में होता है और हमारे और सिस्टम में भी होता है। जितने भी पानी वाले सिस्टम बॉडी में सब में एक बफर सिस्टम होता है। गलती से कोई एसिड चला गया वहां पर, कोई बेस चला गया, उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पीएच के चेंज को रोकते हैं और हमारे सिस्टम के पीएच को मेंटेन रखते हैं। जैसे ब्लड में यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, दो तीन बफर सिस्टम है। तो बच्चों अगर एसिडिटी बढ़ जाती है 7.6 हो जाता है, कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड, एसिडिटी घट जाती है 7.2, कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल पीएच हमारा हमने लिख दिया, नॉर्मल पीएच ऑफ आवर ब्लड इज 7.2। अगर ब्लड का किसी तरीके से पीएच घट गया तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोन का राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। अगर पीएच बढ़ गया देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोन का शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। अब बच्चों लास्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। थर्ड, दिस वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान किस तरीके से हमारे सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट जो ठीक उसी टाइप से, अगर शरीर का तापमान सपोज यहाँ पर दिस वन इज 38 डिग्री सेल्सियस है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोनिक कर्व है, ये नॉर्मल डिसोनिक कर्व है। सपोज टेम्परेचर यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस है, जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है तो बच्चों यहाँ पर कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। सपोज किसी तरीके से हमारा तापमान 20 डिग्री हो गया या फिर और 10 डिग्री हो गया, इतना शिफ्ट हो गया, 20 डिग्री में यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, 10 डिग्री में यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ गया, 1 डिग्री बढ़ गया, सपोज यहाँ पर 43 हो गया, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 38, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया बुखार के केस में सपोज 42 डिग्री सेल्सियस हो गया, कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड। ये नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। इसके बेस पर आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का रखना है। तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें आएगा व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज, जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, इंक्रीजेस द कर्व, तो ये वक्र कहाँ शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू राइट साइड, शिफ्ट टू राइट साइड, तो ये वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड। ये हो गया। व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, तापमान सपोज घट गया, हालांकि तापमान
हमारे, क्योंकि हम होम्योथर्मिक एनिमल है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत हल्का चेंज हो जाएगा। वन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, जब तापमान घट जाता है, डिक्रीजेस द कर्व, दिस कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। तो इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थ्योरी का आपको आइडिया नहीं है, केवल सेंस आपके दिमाग में क्लियर रखना है। जब शरीर का पीएच घटेगा तो या तो राइट को होगा या लेफ्ट को, बच्चों ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर तापमान के बढ़ने से राइट साइड, घटने से लेफ्ट साइड, ऐसे यहाँ पर टेम्परेचर पीएच के घटने से बढ़ने से, यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर है बच्चों, यहाँ बढ़ने से राइट साइड हो रहा है, यहाँ बढ़ने से लेफ्ट साइड हो रहा है। CO2 की मात्रा बढ़ने से राइट साइड हो रहा है, यहाँ पर बढ़ने से दोनों के केस में राइट साइड हो रहा है, लेकिन पीएच के बढ़ने से लेफ्ट साइड में। तो ये बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दिस वन इज नेक्स्ट है RQ, respiratory quotient. Here is respiratory, QUITINT, respiratory, QUOTIENT, क्वेश्चन RQ, ये तो सभी जानते होंगे। अमाउंट ऑफ रिलीज CO2, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब O2, इसको कहते हैं बच्चों RQ। RQ means CO2 released from lungs and O2 absorbed from lungs. This one is amount of CO2 released, amount of CO2 released, जितने हम CO2 मुक्त करते हैं, अपॉन अमाउंट ऑफ O2 टेकन या एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन, निकाली गई CO2 की मात्रा अपॉन ली गई ऑक्सीजन की मात्रा, इसके अनुपात को रिस्पिरेटरी क्वोशेंट कहते हैं। RQ मतलब CO2 अपॉन O2, ये सेंस ध्यान है। O2 अपॉन CO2 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। CO2 अपॉन O2। अब RQ, दिस वन इज RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट। केवल ये वर्ड याद रखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ होता है हमेशा 1। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल फूड है, इसके लिए RQ 1 हो गया। फैट्स के लिए और कम होता है, फॉर फैट्स दिस वन इज 0.7। फिर RQ फॉर प्रोटीन, दिस वन इज थोड़ा सा ज्यादा होता है 0.8। ये फिगर आपको ध्यान रखना। RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट 1 हो गया, फैट सबसे कम हो गया। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट प्रोवाइड करता है, इसलिए उसका RQ 0.7। तो बच्चों यहां पर RQ के केस में इतना पॉइंट है। अब इसमें एक पॉइंट और रह गया बच्चों, दिस वन इज हियर इज ब्रीथिंग रेट। नेक्स्ट है सांस लेने की दर, एक वॉल्यूम वाला पॉइंट भी है बच्चों। दिस वन इज ब्रीथिंग रेट। एनिमल की ब्रीथिंग, सांस लेने की दर किस किस टाइप से है। देयर इज न्यूली बॉर्न बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी, नया जन्मा हुआ बच्चा, इसमें सांस की गति तेज होती है बच्चों, 30 to 35 पर मिनट। एक मिनट में 30 से 35 बार ये न्यूली बॉर्न बेबी में। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि उसके ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। दिस वन इज इंक्रीज CO2 कंटेंट इन ब्लड, इंक्रीज बढ़ जाती है CO2 कंटेंट इन ब्लड, उनके रुधिर में CO2 की मात्रा थोड़ा बड़ी रहती है, इसलिए नॉर्मल CO2 ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए सांस की दर बढ़ जाती है। जैसे हम भागते हैं बच्चों मॉर्निंग वॉक में,
हमारे सांस लेने की दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे जो शरीर की सामान्य ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसमें वो पूरी नहीं हो रही है, उसके अनुसार ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, इसलिए हमें श्वसन दर बढ़ानी पड़ती है। फिर बेबी 5 ईयर, 5 वर्ष के बच्चे में 5 ईयर, 5 वर्ष के बच्चे में सांस लेने की दर होती है बच्चों 18 से 20 पर मिनट। 1 मिनट में 18 से 20 बार सांस लेता है। फिर हो गया बच्चों एडल्ट मैन, हम लोग 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं? दिस वन इज 12 to 16 टाइम पर मिनट, 12 से 16 बार पर मिनट। फिर उसके बाद आफ्टर 60 ईयर, 60 वर्ष के बाद, आफ्टर 60 ईयर थोड़ा सा बढ़ जाती है। दिस वन इज 18 to 20, 18 से 20 पर मिनट हो गया। फिर उसके बाद कभी कभी दूसरे एनिमल में एयर इज रैबिट में रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ 36 to 38 पर मिनट। फिर उसके बाद फ्रॉग में, फ्रॉग को भी आप काफी देखा हो आपने, बहुत तेजी से रेस्पिरेशन करता है। वोकल से कितनी तेजी से ऊपर नीचे आते हैं? 80 से 82 पर मिनट, 80 to 82 पर मिनट फ्रॉग में। एंड पीजन, बर्ड्स, इसमें भी बच्चों तेज होता है क्योंकि एरियल एनिमल है। 35 to 37 पर मिनट, ये रेट ऑफ ब्रीथिंग रेट है बच्चों। न्यूली बॉर्न बेबी में ज्यादा है, 5 ईयर में थोड़ा कम हो गया, एडल्ट मैन में और कम हो गया। आफ्टर 60 ईयर दिस वन इज 80 to 20। फिर रैबिट के केस में फ्रॉग और पीजन, ये है बच्चों रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करते हैं। थोड़ा सा 10-15 मिनट का पॉइंट और है, थोड़ा सा इसका रेगुलेशन और रिस्पिरेशन कैपेसिटी, वॉल्यूम, सांस 1 मिनट में कितना सांस ले रहे हैं, हमारी लंग्स में कितनी एयर आ रही है, सांस छोड़ते समय कितनी एयर बाहर छूट रही है, कितनी एयर हमारे बाहर छूट रही है, कितनी एयर हमारे एयर स्पेस में रह जा रही है, एयर पैसेज में रह जा रही है। टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, दो चीज यहाँ पर करनी है। और फिर रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, थोड़ा सा किस किस के द्वारा रिस्पिरेशन रेगुलेट होता है। चलिए बच्चों, आज इतना ही करते हैं।